दोस्तों, ईरान में अमेरिकी बम फटे हैं जिसमें 14 ईरानी सैनिक शहीद हो गए हैं और 2 के घायल होने की खबर है। ईरान के जानजान इलाके में अमेरिकी बमों को ढूंढकर डिफ्यूज किया जा रहा था। इसी दौरान ये बम फटते हैं और इसको लेकर खबरें जो हैं वो सामने आती हैं। लगातार ईरान की IRGC अमेरिकी बमों के खिलाफ ये अभियान चला रही है। जहां जहां पर भी ये बम गिरे थे जो कि अभी तक फटे नहीं है या फिर उनमें कोई माल फंक्शन हो गया जिस वजह से वो इलाकों में फैले हुए हैं, उन सबको ढूंढ कर ईरान की IRGC लगातार डिफ्यूज कर रही है। इसी कड़ी में ईरान के जानजार प्रांत में हुए एक विस्फोट में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के 14 सैनिक एक विस्फोट में मारे जाते हैं जबकि 2 अन्य घायल हो जाते हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब टीम इलाके में पड़े पुराने और बिना फटे हथियारों को डिफ्यूज करने का काम कर रही थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जानजान प्रांत में ऐसे हथियार लंबे समय से खतरा बने हुए हैं जहां अलग अलग इलाकों में ट्रेनिंग और टेस्टिंग होती रहती है। ऐसे अभ्यासों के दौरान इस्तेमाल हुआ कुछ गोला बारूद कई बार पूरी तरह नहीं फटता और जमीन में ही रह जाता है। ईरानी मीडिया ने शुक्रवार को बताया कि ईरान के साथ युद्ध के दौरान हुए हमलों से बचे बमों में हुए एक धमाके में IRGC के 14 सदस्य मारे गए हैं। नूर न्यूज वेबसाइट की एक रिपोर्ट में, जिसे ईरान की सुरक्षा एजेंसियों के करीब माना जाता है, उसमें कहा गया है कि यह धमाका उत्तरी शहर जानजान के पास हुआ जो कि तेहरान के उत्तर पश्चिम में स्थित है। 7 अप्रैल को संघर्ष विराम शुरू होने के बाद से रेवोल्यूशनरी गार्ड के मारे गए सदस्यों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस गोला बारूद में क्लस्टर बम और हवाई खदानें शामिल थी यानी कि माइंस शामिल थी जिन्हें लड़ाई के दौरान गिराया गया था। इन बमों को ढूंढा जा रहा था और इसी कड़ी में IRGC के पास जाकर ये बम फट जाता है जिस वजह से 14 सैनिकों के शहीद होने की खबर जो है वो सामने आई है और इनके अलावा 2 काफी गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन अब तक ईरान ने काफी सारे बम पहले ही डिफ्यूज कर लिए हैं। बता दें कि 9500 से ज्यादा क्लस्टर बम के छोटे छोटे हिस्सों को न्यूट्रलाइज किया गया है। 52 रॉकेट्स डिस्ट्रॉय किए हैं और कई मिसाइल्स और रॉकेट्स जो कि अनएक्सप्लोडेड थे 2 क्रूज मिसाइलों के साथ, जिनमें एक GBU-39 टाइप सहित इन सबको रिकवर किया गया। GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी कि बंकर बस्टर मिसाइल्स को भी, जो कि 4 मिले थे, जिनमें से 3 को एक ही जगह पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया और एक इंटैक्ट डिफ्यूज करके आगे के लिए रख दिया गया है। जानजान प्रोविंस के अलग अलग इलाकों में क्लियरेंस के ऑपरेशन के दौरान ये सब मिले हैं। ईरान का दावा है कि ये अमेरिकी इजरायली हमलों से गिरे अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस हैं और कुछ को रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए भेज दिया गया है। ईरान लगातार रिवर्स इंजीनियरिंग इन सब की करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी इन सबको खोजकर लैब में भेजा जा रहा है। लैब में जाने के बाद इसमें देखा जाता है कि आखिर इनके ये बने कैसे हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, कितना वॉरहेड ये ले जा सकते हैं और इससे ईरान की अपनी जो मिलिट्री है उसे काफ़ी ज़्यादा ताकत मिलेगी क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग सभी देश करते हैं। ईरान के भी शाहिद ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिका ने लूकस ड्रोन बनाया था जिसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने किया था। हालांकि जब अमेरिका ने अपना लूकस ड्रोन बनाया जो कि ईरान के शाहिद का कॉपी था, उसकी कॉस्ट भी पहले से काफ़ी ज़्यादा थी। ईरान का शाहिद ड्रोन मात्र $20,000 का है और उस एक शाहिद ड्रोन ने अमेरिका के कई बड़े बड़े जो ठिकाने हैं उनको तबाह कर दिया था, एयर बेसिस को तबाह कर दिया था और यहाँ तक ही E-3 सेंट्री जैसे बड़े प्लेन को भी ध्वस्त कर दिया था एक छोटे से ड्रोन ने। अब बाकी के जो अमेरिका की चीज़ें हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, तो इस वजह से अमेरिका ने सोचा कि हम भी ईरान के जैसा ही कम लागत वाला कोई ड्रोन बनाएंगे और उससे ईरान की जगहों पर हमला करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कॉपी करने के बावजूद अमेरिका के ड्रोन की कीमत ईरान के ड्रोन से काफ़ी ज़्यादा होती है और वो उस तरीके से कारगर भी साबित नहीं होता है जिस तरीके से ईरान के ड्रोन्स कारगर साबित हुए थे और उन्होंने अमेरिका का भयानक नुकसान किया था। अमेरिका के जो नुकसान की कीमत अभी तक बताई जा रही है वो पेंटागन के हिसाब से $25 बिलियन है, लेकिन जो बाकी रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से $50 बिलियन तक की है और इतनी बड़ी रकम $25 बिलियन का मतलब है कि नासा का साल भर का जो बजट पास किया जाता है वो करीब इतना होता है और इतना खर्चा सिर्फ 40 दिन की जंग में अमेरिका कर चुका है और आगे भी उन्हें और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इसी वजह से पेंटागन लगातार जो कांग्रेस है उससे पैसा पास कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर से बढ़ रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सेना ने कहा है कि दोनों देशों के बीच फिर से युद्ध हो सकता है। ईरान का कहना है कि अमेरिका किसी समझौते को लेकर गंभीर नहीं है। उनका मानना है कि उन्होंने पहले बातचीत में और युद्ध विराम के दौरान काफ़ी नरमी दिखाई, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं
नहीं किया। ईरान का आरोप है कि जब जब उन्होंने अपनी शर्तें कम की हैं तब तब अमेरिका और सख्त हुआ है। अब ईरान कह रहा है कि आगे बात करने से पहले होर्मुज स्ट्रेट और आर्थिक प्रतिबंधों पर चर्चा जरूरी है, यानी कि बिना इन सब पर बात किए ईरान आगे नहीं बढ़ेगा और जब तक इन पर बात नहीं हो जाती तब तक ईरान कोई भी बात शुरू नहीं करेगा। और जैसी स्थिति अभी बनी हुई है ऐसी स्थिति बनी रहेगी अगर अमेरिका सामने से नहीं आता है, अगर अमेरिका बातचीत की टेबल पर नहीं आता है और अगर वो हमला करने की सोचता है तो उन हमलों का जवाब भी अपने तरीके से ईरान देने के लिए तैयार है। ईरान ने अपने टारगेट्स लॉक कर लिए हैं, मिसाइलें लगा दी है और साफ तौर से कहा है कि एक भी हमला हुआ तो हमारी उंगली ट्रिगर पर है, कभी भी जवाबी हमला देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे पहले अमेरिका को हमला करना होगा और इसके लिए सेंटकॉम ने भी तैयारियां कर ली हैं। बाकायदा उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि कैसे जंग शुरू होगी और कैसे कैसे कहां पर ईरान के हमला किया जाएगा। शुरुआत इजराइल से हो सकती है, जैसा कि पहले भी इजराइल ने ही ईरान पर हमला किया था और इसके बाद अमेरिका की बमबारी शुरू हुई थी, बिल्कुल वैसा ही हो सकता है। लेकिन इससे पहले जो अलग अलग जगहों पर अमेरिका के पहले से मौजूद जो बम हैं, जो हथियार हैं जो कि गिर गए थे, उन सबको ढूंढ कर डिफ्यूज किया जा रहा है ताकि आगे के लिए ईरान को आसानी हो। फिलहाल के लिए मेरे यानिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।